हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 और इसकी प्रॉपर रिवीजन को विद क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। ये जो नोट्स आप देख रहे हो इसको प्रॉपर आपके लिए बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस क्वेश्चन के एंड में, इस नोट्स के एंड में क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए रखे गए हैं केस स्टडी बेस्ड, और या जो भी एग्जामिनर पूछता है। और कुछ थ्योरिकल क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड बेसिस पे आते हैं, वो भी आपके लिए यहाँ पे रखे गए हैं। तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे सर, ठीक है। और ये नोट्स जो हैं पढ़ने से पहले आपको थियरी जो है, इसका लॉजिक है वो सुनना होगा। जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करा रखे हैं इस नोट्स में, वो मैं ड्यूरिंग दी क्लास, आफ्टर दी क्लास, मतलब इसी पैकेज में मैं आपको करके देने वाला हूँ। इस पूरे सेशन में हम कंप्लीट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को विथ लॉजिक्स जो है वो सीखने वाले हैं। आइए सर, AS1 को स्टार्ट करने से पहले क्यों बनाया गया AS1, पहले इसका लॉजिक सीखते हैं। सर एक एक्स लिमिटेड है, ठीक है सर, और एक है आपकी वाई लिमिटेड। अब ये भाई साहब अपनी बैलेंस शीट में अपनी जो असेट है, लेट सपोज उनकी असेट है, उनका उस असेट्स का नाम है बिल्डिंग। क्या है सर? असेट्स बिल्डिंग। और इनके पास भी एक असेट्स है बैलेंस शीट में जिसका नाम है बिल्डिंग, ठीक है सर, जिसका नाम है बिल्डिंग। अब दिक्कत क्या आ रही है कि दोनों को इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। क्या करना है सर? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक। इन भाई साहब को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अगर मैं कहूं कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, आप सभी को पता है कि दो मेथड होते हैं, एक होता है SLM और एक होता है WDV, ठीक है सर। एक होता है SLM और एक होता है WDV, ओके। अब दोनों ने असेट्स को मान लीजिए 10 लाख की कॉस्ट पे खरीदा, इन्होंने भी 10 लाख की कॉस्ट पे खरीदा। अब जब दोनों ने 10-10 लाख की कॉस्ट पे से खरीदा, तो अगर ये भाई साहब इसे वैल्यूएशन करेंगे SLM के बेसिस पे और ये भाई साहब इसे वैल्यूएशन करेंगे WDV के बेसिस पे, तो क्या होगा ज़रा सोचिए कि क्या 5 साल बाद या 10 साल बाद ये अगर आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे तो क्या कभी इनकी वैल्यूएशन मैच करेगी? आंसर है नहीं। तो AS क्यों लाया गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो पॉलिसीज़ है उसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि ताकि जो दो कंपनीज़ हैं, चाहे वो नेशनल लेवल की हो, इंटरनेशनल लेवल की हो, लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, जब भी वो अपने सेम लेवल की एंटिटी को समझना चाहे तो वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको अंडरस्टैंड कर पाए कि वहाँ क्या चल रहा है और वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो सर यहाँ पे AS1 को रखा गया। यहाँ पे किसको रखा गया सर? यहाँ पे रखा गया आपके AS1 को। AS1 कहता है कि भैया मिस्टर एक्स, तुम कौन सी पॉलिसी फॉलो करते हो वो हमें बताओ। बताने को कहते हैं सर डिस्क्लोज करना, कि आप जो भी पॉलिसी फॉलो करते हो वो हमें बताओ। भैया मिस्टर वाई, तुम कौन सी पॉलिसी फॉलो करते हो सर, वो भी हमें बताओ। सर जरूरी नहीं है कि ये असेट के डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हो सकता है ये जो आपकी इन्वेंट्रीज है उसकी वैल्यूएशन से रिलेटेड हो सकता है इंटेंजिबल असेट्स को राइट ऑफ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यूएशन से रिलेटेड हो। कहीं भी किस तरीके से आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बनाया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बनाया, किस तरीके से आपने अपनी बैलेंस शीट को बनाया, तो जो भी मेथड आप अप्लाई कर रहे हो, जो भी लॉजिक्स आप लगा रहे हो, जो भी चीज़ें आप एज्यूम करके चल रहे हो, वो सारी चीज़ें हमें बता दो। क्यों? ताकि हम मिस्टर एक्स की कंपनी की जो बैलेंस शीट है और मिस्टर वाई जो सेम है, दोनों एक ही लेवल पे, दोनों को अंडरस्टैंड कर सके, कंपैरिजन कर सके कि अगर इसने भी यही क्राइटेरिया फॉलो किया होता, इसने भी यही रूल्स फॉलो किए होते, तो फाइनली दोनों को एट द एंड क्या मिलता। इस कंपैरिजन को समझने के लिए AS वगैरह को बनाया जाता है। AS1 का कहना क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि आप क्या पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, आप क्या रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो वो डिस्क्लोज कर दो। हम आपसे ये नहीं कहते कि हमें कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है, हमारी बस एक छोटी सी कंडीशन है, आप जो भी कर रहे हो वो हमें बता दो कि करने से पहले आप ऐसा क्यों कर रहे हो और क्या सोच के आप ऐसा कर रहे हो। सर हम कैसे समझें कि स्ट्रेट लाइन मेथड बेस्ट है या WDV मेथड बेस्ट है? सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी अकाउंटिंग स्टैंड जो पॉलिसी है वो बेस्ट है? सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम अगर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेंगे तो इसमें लोगों को कितना फ़ायदा है, लोगों को क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, एवरीथिंग, किसको कैसे डील किया जाए,
वो हमें कैसे पता चलेगा? तो AS1 आता है यहाँ पे और कहता है भैया हम बताएंगे कि आपको कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी है, किन चीज़ों को समझते हुए आपको अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी है और किन बातों को समझते हुए आपको कौन से डिस्क्लोजर को देना है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द AS1। ओके सर, आइए सर, रीडिंग करना बहुत आसान है सर, क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, लेकिन हम क्यों करने वाले हैं उसके पर्पस को समझना थोड़ा सा लॉजिकल हमेशा होता है। AS1 सर, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की आप जो भी पॉलिसी फॉलो करने जा रहे हो वो हमें बताओ कि आप कौन सी पॉलिसी फॉलो करने जा रहे हो। सर इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं तो हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस आपका एक्यूरेट है। जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस, लेट सपोज मिस्टर एक्स जो है वो डेप्रिसिएशन का रेट रखते हैं 10% और मिस्टर वाई सेम असेट का डेप्रिसिएशन का रेट रखते हैं 25%, तो सर दोनों का प्रॉफिट अलग अलग हो जाएगा। तो अकाउंटिंग पॉलिसी इसलिए हम रखवा रहे हैं, इसलिए आप बताइए ताकि हम समझ पाए कि आपके ये करने की वजह क्या थी। तो सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, आपको कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करनी चाहिए। मैं एग्जांपल वही रखता हूँ सर, SLM रखें या WDV रखें, कौन सी बेस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी होगी आपके बिजनेस के लिए। तो कहा गया करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। आप अब जिस भी समय का प्रॉफिट एंड लॉस बता रहे हैं हमें, उसका प्रॉफिट जो आप निकाल रहे हो वो बेस्ट तरीके से निकालो और सही प्रॉफिट एंड लॉस तक हम जानकारी दे पाएँ, हम सही प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी दे पाएँ, ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी को आपको फॉलो करना चाहिए। लेट सपोज आप एक स्टूडेंट है, मैंने पूछा कैसे पढ़ना चाहिए, तो सभी का आंसर ये होगा सर वही अच्छी स्टडी है जिससे मार्क्स ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे दो बातें ऐड कर सकता हूँ मैं, मार्क्स के साथ साथ मार्क्स 10 नंबर कम आएंगे चलेगा, लेकिन नॉलेज भी उसकी होनी चाहिए ताकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई कर पाएँ। तो वही वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट और लॉस तो आप निकाल के दे दोगे, कैसे भी निकाल के दे दोगे, 25%, 10%, 15%, कुछ भी, लेकिन बेस्ट क्या होना चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज करना होता है आपको। तो जो भी पॉलिसी आप सिलेक्ट करेंगे उसके लिए ध्यान रखिए कि वो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस तक हमें पहुंचा सके, प्रॉपर जानकारी हमें दे सके, क्योंकि सारी दुनिया प्रॉफिट एंड लॉस पे ही चलती है कि भैया धंधे में प्रॉफिट है तो पैसे लगाएंगे, प्रॉफिट नहीं है तो हम पैसे नहीं लगाएंगे। ओके, नाउ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ एंटरप्राइज एज द बैलेंस शीट डेट, कि भैया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो यहाँ पे लिखा है इसी को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, ऑफ द एंटरप्राइज एज एट द बैलेंस शीट डेट, कि भैया ट्रू एंड फेयर व्यू। सर ट्रू एंड फेयर व्यू क्यों लिखा गया? सर इसका प्रॉपर जो नॉलेज है वो ऑडिट में आपको मिलेगा। ट्रू एंड फेयर का मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अंदर, लेट सपोज आपने 1 साल लगाए बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने में, बैलेंस शीट बनाने में और PL बनाने में, पूरा 1 साल आपने उस पर टाइम स्पेंड किया, लेकिन जो ऑडिटर भाई साहब होते हैं उनको गिनती के 10 से 15 से 20 दिन मिलते हैं। उस 20 दिन के अंदर भी अगर फीस वो मांगेगा 2 लाख, तो जो क्लाइंट होगा वो कहेगा सर 10-15 हज़ार रुपये में सेटल कर दो, 2,000 में कर दो, 5,000 में कर दो। तो कॉस्ट, टाइम एंड एक्सटेंट, उसे क्या क्या करना है, इन बातों को ध्यान रखना होता है जब भी एक ऑडिटर कहीं पे ऑडिट करने जाता है। तो ट्रू एंड फेयर का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि भैया यहाँ पे ये नहीं लिखा ट्रू एंड करेक्ट, ट्रू एंड फेयर। करेक्ट मतलब हो जाता है 100%, फेयर मतलब उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मैं जितना भी बेस्ट आउटपुट दे सकता था, मैं जितना भी सही बता सकता था, मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की। ओके, तो अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे सिलेक्ट करें, कौन सी 2 बातें ध्यान रखनी होगी। पहली बात ये होगी कि जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते हैं, पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉपर आपका रिकॉग्नाइज हो, ताकि हम समझ पाएँ कि ओरिजिनल में सही तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ। दूसरा, ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन हो PL एंड बैलेंस शीट का। ट्रू एंड फेयर व्यू पे आप ऑडिट में और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ये हो गया सर पहला पॉइंट। ओके सर इसमें स्टार्टिंग पे आते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे AS1 किससे डील करता है, तो ये यही बता रखा है सर कि सबसे पहला क्वेश्चन अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी फॉलो की जाए या फिर आप कौन सी फॉलो कर रहे हो, इस बारे में ये आपको गाइड करेगा, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, आप जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करोगे, ठीक है सर, आप करो और उसी के बेसिस पे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनती है। या दूसरे तरीके से मैं ये कह सकता हूँ रिवर्स मोशन में कि भैया बैलेंस शीट बनाने के लिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के लिए आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो किया, उसका डिस्क्लोजर हमें दे दो। ये है AS1। ओके सर, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? अकाउंटिंग पॉलिसी
तो हम समझ चुके हैं SLM, WDV, डेप्रिसिएशन। हमने एग्जांपल लिया, डेप्रिसिएशन के दो मेथड होते हैं, SLM, WDV। कोई कंपनी कुछ फॉलो करेगी, कोई कंपनी कुछ फॉलो करेगी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी वो डिसाइड करेगा कि किससे बेस्ट ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन हो, एंड हम प्रॉफिट एंड लॉस का सही उन्हें एक इंफॉर्मेशन दे पाए। ओके, अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर दी स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सर डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन एक्रूअल बेसिस पे लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन SLM से लगाना है या WDV से लगाना है। तो स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आप कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं? ओके, एंड द मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, और उन प्रिंसिपल्स को, सर शब्दों को पकड़िएगा, कई बार आप बहुत जल्दबाजी में पड़ जाते हैं और शब्दों को पकड़ते ही नहीं है। सर एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि सर थ्योरी को कैसे याद रखें। कल मैं कृष्णामूर्ति सर की बायोग्राफी के बारे में सुन रहा था, उनकी एक बुक है उसको सुन रहा था, उसमें बहुत अच्छी लाइन थी कि सामने वाला कितनी गहराई में है, उस गहराई से वो उन चीज़ों को देखता है, और जितनी गहराई से वो उन चीज़ों को देखेगा उतना उसको उन चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी, और जितना नॉलेज होगी उतनी देर तक उसको याद रहेगा। आपने ये पढ़ लिया बहुत आसान है, नहीं सर मेथड्स, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आपने सिलेक्ट किया। लेट सपोज सर मैं डेप्रिसिएशन लगाना चाहता हूँ, लगाइए सर कौन से मेथड के साथ? सर SLM पे करेंगे आप, WDV पे करेंगे आप। अकाउंटिंग पॉलिसी दोनों के बारे में बात करता है कि भैया कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करोगे और कौन से मेथड को फॉलो करोगे, दोनों का आंसर हमें चाहिए। तो यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ आप दो वर्ड ऐड कर सकते हैं। पहला, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करोगे आप, प्लस कौन सा मेथड फॉलो करोगे आप। ये दोनों चीज़ों की जानकारी आप हमें देने वाले हैं। ओके सर, और सर ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन है वाई अडॉप्टेड, क्योंकि सर हमें प्रिपरेशन करना है, प्रेजेंटेशन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और इसमें दोनों ही आ जाता है, PL एंड बैलेंस शीट। ओके, नाउ सर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है कि कोई भी एंटिटी, सर सुनिएगा, यहाँ पे मैं नीचे जाना चाहूँगा हल्का सा, यहाँ पे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, इस चार्ट को पहले टच करना चाहूँगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन होती क्या है? वो एजम्पशन जो सभी लोग मानेंगे, पहली बात क्या, वो एजम्पशन जो सभी लोग मानेंगे और उन्हें प्रॉपर फॉलो करेंगे। एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलो, वो एजम्पशन जो सभी लोग मानेंगे और उसको प्रॉपर फॉलो करेंगे। एक बार दोबारा से बोलो, वो एजम्पशन जो सभी लोग मानेंगे और प्रॉपर फॉलो करेंगे। सर अगर हम इसे फॉलो ना करें तो? आई हैव अ क्वेश्चन सर, अगर मैं आपकी अकाउंटिंग एजम्पशन को फॉलो ना करूं तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इफ नॉट फॉलोड, आप सर नहीं मानते, आप नहीं मानते मेरी अकाउंटिंग एजम्पशन को, तो आपको डिस्क्लोज सर देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि सर दुनिया के सारे लोग बेवकूफ हैं, आई एम द जीनियस, आई हैव अ प्रॉपर रीजन व्हाई आई एम नॉट फॉलोइंग द अकाउंटिंग एजम्पशंस। अच्छा सर, अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सर मैं फॉलो करता हूं सर मैं आपकी बात से सहमत हूं, जो भी आप अकाउंटिंग एजम्पशन बताएंगे हम उसको फॉलो करेंगे। तो अगर आप फॉलो करते हो तो डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है। सर ट्रू एंड करेक्ट एंड MCQ, वैसे तो अकाउंटिंग में भी MCQ डाला नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ट्रू एंड करेक्ट में आता है। सर ऑडिट में भी ये क्वेश्चन आता है, ऑडिट में भी ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर अकाउंटिंग एजम्पशन को फॉलो नहीं किया तो क्या ये सही है? फॉलो नहीं किया तो क्या ये सही है? सर सही या गलत वो आपकी पॉलिसी है, हम ये नहीं कह रहे कि आप सही हैं या गलत है, हम ये कह रहे हैं अगर आपने फॉलो नहीं किया तो डिस्क्लोजर दीजिए, अगर आपने फॉलो किया तो डिस्क्लोजर मत दीजिए। सर आई हैव अ क्वेश्चन, सर आप अकाउंटिंग एजम्पशन चिल्ला रहे हो, समझा रहे हो हमें ये तो बताया नहीं अकाउंटिंग एजम्पशन होती क्या है। सर देखिए अकाउंटिंग एजम्पशन क्या होती है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन सर क्या है? सर तीन बातों को यहाँ पे बताया गया है। पहला है गोइंग कंसर्न। सर गोइंग कंसर्न क्या कहता है, समझिएगा, लॉजिक्स को सुनिएगा, इसके पीछे होने की वजह को सुनिएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें थ्योरी रटनी पड़ती है, रटनी इसलिए पड़ती है क्योंकि वो जो दायरा है उसका, वो जो उसके पीछे की कहानी है वो आप नहीं समझते हैं। जिस दिन उसके दर्द और उसकी तकलीफ को आप समझेंगे, जब आप उसके इमोशंस को समझेंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। गोइंग कंसर्न, सर गोइंग कंसर्न क्या कहता है? गोइंग कंसर्न मेरे दोस्त कहता है कि कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो वो ये सोच के चलती है कि वो एक फोर्सिंग पीरियड मतलब वो एक लंबे समय तक चलेगा सर। अब लेट सपोज मैंने सीए ड्रीमर्स द एवेंजर, यहाँ पे आप मेरे सर के ऊपर एक देख रहे होंगे लोगो, सीए ड्रीमर्स द एवेंजर मैंने स्टार्ट किया, एक मोबाइल ऐप भी स्टार्ट किया, एक वेबसाइट भी स्टार्ट की। तो आपको क्या लगता है मैंने स्टार्ट किया तो इसलिए स्टार्ट किया कि 6 महीने बाद उसे बंद कर दूंगा? नहीं सर आपको क्या लगता है जियो ने 4G लाया, अब वो 5G लाएगा, फिर वो 10G लाएगा, वो क्या सोच के लाएगा कि 6 महीने बाद उसे बंद कर दूंगा? नहीं सर,
कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो इसलिए नहीं होता है कि वो कल परसों नरसों बंद हो जाएगा। वो इसलिए स्टार्ट होता है कि वो ये सोच के चलता है वी आर वर्किंग फॉर गोइंग कंसर्न। हम एक लंबे समय तक अपनी आइडेंटिटी को बना के रखेंगे, अपनी आइडेंटिटी पे वर्कआउट करते रहेंगे, दैट इज गोइंग कंसर्न। अकाउंटिंग एजम्पशन नंबर 1, हम ये मान के चलेंगे कि कोई भी बिजनेस जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिटेल दे रहा है, डेप्रिसिएशन की डिटेल्स दे रहा है, वो बैलेंस शीट की डिटेल्स दे रहा है, वो ये मान के दे रहा है कि उसका बिजनेस आगे भी चलने वाला है। सर आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा बिजनेस सर 1 साल में बंद हो जाएगा। ओ, आप गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करोगे, you have to give the disclosure that I am not following the going concern concept। सर समझ में आ गया सर। दूसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का लॉजिक क्या है कि मान लो आप 1 साल में SLM फॉलो करते हो, अगले साल में WDV फॉलो करते हो, फिर SLM फॉलो करते हो, फिर WDV फॉलो करते हो, फिर SLM करते हो, फिर WDV फॉलो करते हो। सर मैंने अभी आपको एक चीज सिखाई इस AS के स्टार्ट में, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का दोनों का हमें देना होता है कंपैरिजन, हमें समझना होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन दोनों का तभी हो पाएगा जब मेथड और पॉलिसी सेम होगी। अगर आप बार बार अपना मेथड चेंज करोगे, बार बार अपना मेथड चेंज करोगे, बार बार अपना मेथड चेंज करोगे, तो ये कंपैरिजन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रह जाएगा। सो इफ यू फॉलोइंग एनी पॉलिसी यू हैव टू फॉलो इट on a regular basis. This is called consistency. Now we have a accrual concept. सर 2 सिस्टम होते हैं मैक्सिमम अगर आप समझें तो, एक होता है मर्केंटाइल सिस्टम और दूसरा होता है कैश सिस्टम। कैश सिस्टम में क्या होता है, जब आप 11th क्लास में होंगे तो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, अगर आप फाउंडेशन करके आए हैं, आप बेसिक करके आए हैं तो आपने वहाँ पे सीखा होगा। एक होता है कैश सिस्टम, होता है एक्रूअल। कैश सिस्टम कहता है कि जब मेरी जेब में पैसे आएंगे तब मैं उसको बुक करूंगा, जबकि एक्रूअल सिस्टम कहता है जब ड्यू हो गया आप उसे बुक कर लो। लेट सपोज मुझे इस स्टूडियो का रेंट पे करना है, कितना सर, 50,000। सर 10 तारीख आ गई, मैंने पे नहीं किया तो भी मैं उसको बुक कर दूंगा सर, रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज एक्रूअल सिस्टम। और इसी चीज में कैश सिस्टम होता तो मैं इसको तब शो करता जब मैं एक्चुअली उनकी पेमेंट कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड एक्रूअल सिस्टम। तो आप में अगर इन तीनों में से किसी को भी फॉलो नहीं किया है, यू हैव टू डिस्क्लोज। सर मैं WDV से SLM पे गया, यू हैव टू डिस्क्लोज। सर मैं SLM से WDV पे गया, यू हैव टू डिस्क्लोज। तो इस AS1 का नाम ही है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कि आप जो भी फॉलो कर रहे हैं, जैसे भी फॉलो कर रहे हैं आप करिए, हम आपको मना नहीं करते, बट यू हैव टू डिस्क्लोज दैट व्हाट यू फॉलोइंग एंड ऑन अ व्हाट एजम्पशन यू मेकिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके सर, यहाँ पे एक लाइन ऐड की गई है, इट इज एज्यूम दैट एंटरप्राइज हैज नाइदर द इंटेंशन नोर द नेसेसिटी ऑफ लिक्विडेशंस ऑफ मेटेलिटी स्केल ऑफ द ऑपरेशन। मतलब ओवरऑल इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक बस ये समझना है हमें कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली कि आप अपना बिजनेस क्लोज कर दोगे। सर सेल अप डाउन होगी, सर टर्नओवर अप डाउन होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिजनेस बंद कर देंगे। वी आर वर्किंग। सर हमें लॉस होगा, हम करेंगे सर, क्यों करेंगे, क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटी को, अपने सपनों को हमें जीना है। वी आर वर्क फॉलोइंग दी गोइंग कंसर्न। ओके सर समझ में आ गया सर कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी की, एक अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर अभी आपने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कि भैया आप अकाउंटिंग पॉलिसी अगर सिलेक्ट करोगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, आपको क्या क्या इंश्योर करना है। अब यहाँ पे कहा गया है, क्वेश्चन क्या है, कंसिडरिंग सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सर दोनों में अंतर क्या है, वो बोल रहा है कि आपने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज की उसके 2 रिजल्ट हमें मिलने चाहिए। एक प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो प्रॉपर परफेक्ट तरीके से, या तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बताए, लॉस हो रहा है तो लॉस बताए, लेकिन सही होना चाहिए। दूसरा ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। यहाँ पे है कि अगर एक अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज कर रहे हैं, दोनों ही एक ही परिवार के हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पहले कौन, वो क्या मिलेगा उससे, वो दोनों पॉइंट। लेकिन सिलेक्ट करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो है ये 3 पॉइंट। पहले सर प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपने बचपन में सुना होगा, आप खाना खा रहे हैं, एक छोटा सा पत्थर आ गया, आप खाना नहीं फेंकेंगे, उस पत्थर को उठाएंगे और ऐसे बाहर फेंक देंगे। लेकिन वही अगर आपके खाने में एक मेढक गिर जाए, यू कांट इट। ठीक है सर, तो इसको समझिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि खाने में अगर एक छोटा सा पत्थर आया, पत्थर को उठा के बाहर फेंक देंगे, क्योंकि पत्थर ने हमारी मेंटालिटी को इफेक्ट नहीं किया, हमारे डिसीजन पावर जो है, डिसीजन की जो रीजन है उसको इफेक्ट नहीं किया।
बट वही अगर एक मेढक गिर जाता है, एक छिपकली गिर जाती है, तो वो खाना आप फेंक देंगे। दिस इज कॉल्ड मेटेलिटी। तो मेटेलिटी का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करने जा रहे हैं तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि वो यूजर के डिसीजन को इफेक्ट करता। आप वो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कीजिए जो मेटेलिटी को फॉलो करता हो। मेटेलिटी मतलब, मेटेलिटी वो चीज होती है जिससे यूजर का डिसीजन जो है वो इफेक्ट होता है। ठीक है सर, अगर यूजर के डिसीजन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस चीज से तो उसे हम मेटेलिटी नहीं कहते। तो अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करते समय आपको मेटेलिटी को फॉलो करना होगा। दूसरा है सर प्रूडेंस। सर प्रूडेंस क्या है, इसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे किसी भी घर में, इंडियन फैमिली में क्या होता है, अगर एक डॉटर का जन्म हुआ, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, तो उसके पापा मम्मी बचपन से ही थोड़ी बहुत ज्वेलरीज बनवाना, पहले के समय की बात बता रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा बहुत 500-1000 रुपये बचपन से सेव करना, ताकि जब वो बड़ी हो उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए और उसकी शादी के लिए थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो सके। और वही अगर एक लड़की का जन्म हुआ है तो कभी भी पेरेंट्स ऐसा नहीं करते। वो किसी को बताते भी नहीं कि हमारा बेटा क्या बनेगा, क्या करेगा, क्या होगा। वो कहते हैं जैसा करेगा वैसा दिखेंगे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई खर्चा होने की संभावना है, इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी टू एनी पेमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी एंड टू इनकर एनी एक्सपेंडिचर, सो वी हैव टू मेक प्रोविजन फॉर दैट। दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस। बट अगर प्रॉफिट होने की संभावना है, मैंने सोच रखा है सर 10 साल बाद मैं करोड़पति हो जाऊंगा, मैंने ये सोच रखा है, तो ये मेरा प्रूडेंस। ठीक है सर, प्रूडेंस ये नहीं होता, फिर आपने गलती कर दी। सर क्या होता है प्रूडेंस, अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होने की संभावना है तो नेवर रिकॉग्नाइज इट। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होने की संभावना है तो उसको आपको कभी रिकॉग्नाइज नहीं करना है। और वही अगर आपको फ्यूचर में लगता है कि आपका कोई खर्चा हो सकता है, कोई लाइबिलिटी इनकर्ड हो सकती है, आपको कोई पेमेंट करनी पड़ सकती है, तो उसका प्रोविज़न आज से बना के चलिए। तो कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते समय आपको 3 बातें ध्यान रखनी है कि उसमें मेटेलिटी हो और उसमें प्रूडेंस हो। सर तीसरा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सर इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कोई भी टीचर देगा तो वो आपको हायर परचेज का देगा। सर एक्चुअली क्या होता है, ये कहता है कि हम आपकी डॉक्यूमेंटेशन को नहीं देख रहे, हम ओरिजिनलिटी को देख रहे हैं कि हकीकत में क्या हुआ। लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट सपोज ये iPhone 11 Pro है, ठीक है। अब ये मान लो मैंने इंस्टॉलमेंट पे लिया, मैं इसकी 5,000 रुपये की किस्त हर महीने पे करता हूँ, ठीक है। तो अकाउंट ये कहता है कि सर ये ड्राइंग हुई क्या, हाँ सर। सर बट मैं कहूँगा सर अभी मेरा फ़ोन नहीं है सर, ये अभी ये इंस्टॉलमेंट पे है, अभी मैं इसकी इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, मैं इसका भी मालिक नहीं हूँ, कृपया करके आप इसे अभी रिकॉग्नाइज ना करें। लेकिन सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है कि सर बेशक आपने इसे लोन पे लिया, बेशक सर आप इसे इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे ले रहे हो, कोई सा भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन एट द एंड मालिक आप ही बनेंगे। सेकेंड थिंग कि आप ही इसको यूज़ कर रहे हैं। सर इसका बेस्ट एग्जांपल दो, हायर परचेज में आपने एक टेम्पो या एक ट्रक लिया, बेशक आप अभी उसके मालिक नहीं बने हैं, आप उसको इंस्टॉलमेंट पे आप उसको पैसे दे रहे हैं हायर परचेज बेसिस पे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जैसे 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 पैसे आप उसको देते जा रहे हैं, ठीक है। बट डेप्रिसिएशन मालिक वो है, लेकिन यूज आप कर रहे हो, इस यूजेस के बेसिस पे डेप्रिसिएशन आप क्लेम करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ओके, नाउ ये सारी चीज़ें बता दी, फिर बताया सर यहाँ पे कुछ चीज़ें, यहाँ पे है जैसे आइटम्स टू बी डिस्क्लोज, जैसे इन्वेंट्री है तो कौन सा डिस्क्लोजर वैल्यूएशन आपने रखा, फीफो रखा, वेटेड रखा, एवरेज मेथड रखा। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। सर ये आप AS3 में डिसाइड करते हैं, ये आप AS2 में डिसाइड करते हैं। डेप्रिसिएशन है तो AS10 में आप डिसाइड करते हैं कि आप SLM मेथड यूज़ करोगे, प्रोडक्शन मेथड यूज़ करोगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, WDV यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इज जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। सर ये भी बता दिया। सर डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, सर हमें क्या क्या बताना होगा। तो अब क्वेश्चन है हमें क्या क्या बताना होगा, तो इसके लिए बेस्ट आंसर यही है कि आपने जो भी सीखा वो आप जो भी करते हो आपको बताना होगा। आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो आपको बताना होगा, आप अकाउंटिंग एग्जम्पशन नहीं मानते हो आपको बताना होगा। तो इन 2 बातों का स्पेशल ख्याल रखना है। बाकी छोटे छोटे 2 पॉइंट बताए मैंने आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से डिस्क्लोजर की जरूरत पड़ेगी आपको बताना पड़ेगा, डिस्क्लोजर करना पड़ेगा अकाउंटिंग पॉलिसी को अगर आपको इस पर चेंज करते हो तो। एंड दूसरी बात, कौन से अकाउंटिंग पॉलिसी को आप फॉलो करते हो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आपको बताना होगा। ये 3 पॉइंट का आपको ख्याल रखना है। क्वेश्चन है सर, डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसी। सर मैं SLM फॉलो करता था, अब मैं WDV फॉलो करना चाहता हूँ, बताओ सर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आएगा
कि हैविंग मटेरियल इफेक्ट इन अ करंट पीरियड, क्या इस करंट पीरियड पे उस चीज़ का मटेरियल इफेक्ट पड़ता है। और मटेरियल का मतलब क्या होता है कि यूज़र है उसकी डिसीजन पावर जो है, जो डिसीजन मेकिंग है, क्या वो चेंज हो जाएगी अगर हमने मेथड चेंज किया तो। सर उसकी डिसीजन जो है वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, हैविंग मटेरियल इफेक्ट इन अ करंट पीरियड, क्या उसका मटेरियल इफेक्ट पड़ेगा, नहीं सर, हम इस बात का पता नहीं लगा सकते। तो आपको फैक्ट बताने पड़ेंगे, सर मैंने किस वजह से अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया। सर हम उसका अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट भी बताना पड़ेगा। सर दो चीज़ें हो गई, यहाँ पे है मटेरियल इफेक्ट। आपने एसएलएम से डब्ल्यूडीपी पे आप गए, ठीक है, आपने कोई भी अकाउंटिंग मेथड या पॉलिसी जो थी एसएलएम से आप डब्ल्यूडीपी गए, आपने अकाउंटिंग मेथड जो था वो चेंज किया, तो इसका मटेरियल इफेक्ट पड़ रहा है। क्वेश्चन क्या है सर, मटेरियल इफेक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूजर्स हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनका डिसीजन चेंज हो रहा है आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने की वजह से। ओके सर, क्या वो अमाउंट कैलकुलेट करके बता सकते हो, क्वेश्चन सुनना, क्या वो अमाउंट कैलकुलेट करके बता सकते हो। सर नहीं सर, ओके फैक्ट बता दो, क्या है सर, फैक्ट बता दो कि आपने ऐसा क्यों किया। सर अमाउंट बता सकते हैं, तो अमाउंट शुड बी डिस्क्लोज्ड, कि भैया अमाउंट बता दो कि भैया आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की वजह से क्या डिफरेंस पड़ा। ओके नाउ नन मटेरियल इफेक्ट, सर हमने पॉलिसी तो चेंज की लेकिन इससे यूजर के डिसीजन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे भी कहा गया है कि डिस्क्लोज करना पड़ेगा करंट पीरियड में फैक्ट को। ओके सर, आइए सर कुछ क्वेश्चन है सर आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 देखिए सर। सबसे पहले ये 1995, 1992, 1995 सर, मतलब ये नहीं है कि बहुत पुराना है, कि क्वेश्चन आता रहता है। क्वेश्चन क्या है सर, इंडिकेट एनी 3 एरिया इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी मे बी अडॉप्टेड, enumerate various area in which different policy could be adopted, mention any 6 area in which accounting policy can be adopted। तो सर इसके लिए बेहतरीन एग्जांपल है आपके पास, आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन के लिए, और ये AS11 आ गया आपका, ये AS10 आ गया आपका, ये AS2 है आपका, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है, AS26, ठीक है सर, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट पे भी आप इन्वेस्टमेंट का एक टॉपिक करते हो अपने ग्रुप 1 में, ये वहाँ पे रिकॉग्निशन प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है सर, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड AS7, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स AS10, ट्रीटमेंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी AS4 एंड AS29। तो ये उसने बताया कि अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सर ये 5 स्टार है सर, एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर। ओके नाउ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सर अकाउंटिंग पॉलिसी पे के डिस्क्लोजर पे एक नोट दीजिए, रिक्वायरमेंट बताइए कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी क्यों जरूरी है। सर डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी आप अडॉप्ट कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसपे इंटेंजिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है डिस्कस करके दीजिए। उसके बाद सर ब्रीफली डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। उसके बाद डिस्क्लोजर क्यों करते हो सर, सिग्निफिकेंट दो। तो सर इसका भी एक प्रॉपर आंसर है, ठीक है सर, ये इसका आंसर दिया हुआ है सर। तो सर ये आप सेल्फ रीडिंग कर लोगे, मेरी साइड से जो मुझे बताना था वो हो चुका है, ठीक है सर, मेरी साइड से जो मुझे बताना था वो हो चुका है, लेकिन आपकी साइड से अभी इसको प्रैक्टिस करना बाकी है। सर 28 मिनट्स में अभी इस पर बोला हूँ, अभी मुझे 12 मिनट और चाहिए ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। सर पढ़ना सब कुछ नहीं होता, मैं यकीन कह रहा हूँ, जब तक आपको उसको अप्लाई करना नहीं आता, जब तक आप उस नॉलेज को यूज़ नहीं कर पाते, तब तक आपको दिक्कत आएगी। आपको पता होना चाहिए कि इस पर अब ICAI कुछ भी पूछ ले, आपका एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, यू कैन गिव एक्यूरेट एंड करेक्ट आंसर। ओके सर क्वेश्चन नंबर 1 है सर, आइए सर मैं देख लेता हूँ इस क्वेश्चन नंबर 1 में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। श्याम्स केमिकल लिमिटेड है सर, गवर्नमेंट कंपनी है। ओके इज एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड वेरियस नाइट्रोजीनियस केमिकल्स एज पर द कंपनीज अकाउंटिंग पॉलिसी, एक्सपेंसेस इनकर्ड अप टू 25,000। कि अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग भैया एक्सपेंसेस जो होते हैं 25,000 तक रिलेटिंग टू फ्यूचर पीरियड एज एक्सपेंस इन द करंट ईयर, इस साल में हो गए सर। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, द स्टेटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी ओपिनियन दैट कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विथ AS1। जो ऑडिटर है वो कह रहा है कि आपने AS1 को फॉलो नहीं किया है एक्रूअल बेसिस पे, ठीक है सर, एक्रूअल बेसिस पे नहीं किया है। डज द अफोरसेड अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी वायलेट द प्रोविजन ऑफ AS1। क्या इस कंपनी ने AS1 का प्रोविजन फॉलो किया है या नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मेरे दोस्त आप आधे से ज़्यादा लोग इसको समझ गए होंगे, और दूसरी दिक्कत यह है कि अगर मैं कह दूं एग्जाम में प्रेजेंट करना तो आप वो नहीं कर पाओगे।
इसलिए सीखो कि प्रेजेंटेशन क्या देनी है, कैसे देनी है, कितने शब्दों में देनी है। सिर्फ इस क्वेश्चन की रीडिंग काफ़ी नहीं है सर, 5 मार्क का क्वेश्चन है सर ये। अगर एग्जामिनर पूछ लेता है तो आपसे गलती हो जाएगी। गलती ये हो जाएगी कि आप उसे एग्जाम में उन शब्दों के साथ नहीं बता पाएंगे जैसा वो चाहता है। नाउ देखो, आईसीआई को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करना है, आइए मैं इस आंसर को आपके लिए ले चलता हूँ सर। अपने फील्ड में, बैटल फील्ड, आइए सर। सबसे पहले आप लिखेंगे सर आंसर नंबर 1। अच्छा, ये ज़्यादा लाइट हो गया क्या? आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1, ओके सर। सर आंसर नंबर 1 हो गया, गुड सर। नाउ माय डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखो कि क्या नहीं हुआ है। जब भी कोई आप केस स्टडी डील करते हो, ठीक है सर, केस स्टडी चाहे अकाउंट की हो, लॉ की हो, पहली चीज़ आप ये बताओ कि जो हुआ है उसका प्रोविज़न क्या है, लॉ क्या कहता है, जो नॉलेज आपने ली वो क्या कहता है। दूसरा, आप ऑलवेज डिस्कस करो कि क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में ऐसा क्या हुआ कि आपको उस प्रोविज़न की याद आई, ठीक है सर। थर्ड, आप ये देखोगे कि इन दोनों के बीच में लिंक क्या है। एंड फोर्थ, आप एग्जामिनर को कंक्लूजन दोगे। आप एग्जामिनर को क्या दोगे सर? कंक्लूजन। इन 4 पार्ट्स में कभी भी किसी भी क्वेश्चन को आपको क्लोज करना होता है, ठीक है सर। आप कभी भी इन 4 पार्ट्स में इन क्वेश्चन को क्लोज करोगे, चाहे वो लॉ का क्वेश्चन हो, टैक्सेशन का हो, या फिर अकाउंट का हो, क्योंकि ये भी अपने आप में एक लॉ है, ठीक है सर। ओके सर, सर हम आपकी बात समझ गए, ठीक है सर। मैं पेन थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है। क्वेश्चन मैंने अपने सामने रख लिया है सर, आप भी क्वेश्चन ये प्रिंट आउट करवा लेना सर नोट्स को, और अपने सामने रखो सर, जैसे आप देख रहे हो लिखो सर। इंफॉर्मेशन इज मटेरियल if its misstatement could influence the economic decision of users. Materiality depends on the size and nature of item judged in the particular circumstances of its misstatement. ठीक है सर। एक बात और इसमें ऐड करो, materiality provides a cutoff point than merely a primary क्वालिटेटिव की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, क्वालिटेटिव QUALITATIVE, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके सर। तो ये सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या किया, मैंने प्रोविजन को समझाने की कोशिश की कि भैया मैं प्रोविजन का मतलब क्या समझता हूँ। तो मैंने इन्हें बताया कि भैया जो आप मेटेलिटी कह रहे हो, मेटेलिटी का मतलब होता है कि इकोनॉमिक डिसीजन जो है, मतलब वो बंदा जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है उसके डिसीजन को इफेक्ट होगा या नहीं होगा। दूसरी बात ये मैं आपको बताना रह गया था, ये अभी आपको गाइड कर देता हूँ। ये पॉइंट ये कहता है कि मेटेलिटी जो होती है वो साइज एंड नेचर पर डिपेंड करती है। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे
कुछ लोगों के लिए एप्पल फ़ोन लेना बहुत आसान है, उनके लिए वो मैटर नहीं करता अमाउंट, और कुछ लोगों के लिए एप्पल लेना एक ड्रीम हो सकता है कि यार मैं भी कभी एप्पल का फ़ोन चलाऊंगा, बेशक आपको पसंद हो या ना हो, एक स्टेटस सिंबल होता है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे किसी भी कंपनी का टर्नओवर अगर 25,000 करोड़ है किसी कंपनी का टर्नओवर, तो उसमें 25,000 रुपये बहुत छोटी सी बात है। लेकिन उसी कंपनी का टर्नओवर अगर सिर्फ 50,000 है, उसमें 25,000 का अगर लोचा है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। ये मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे मैंने कहा कि मेटिलिटी प्रोवाइड अ कट ऑफ पॉइंट, then merely a primary qualitative characteristics of information। ओके, तो सर ये तो पहला पैराग्राफ लिखा। अब इसके आगे अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? पैराग्राफ में चेंज कर रहा हूं सर, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, बट आपको सेम ही रखना है। द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन, द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन of an accounting policy depends on materiality, depends upon materiality, कि भैया आप कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करते हो, उसका एप्लीकेशन कैसे करते हो, ये मेटेरियलिटी पे डिपेंड करेगा सर। ओके, AS1 requires that financial statement should disclosed all materials items, that is item of knowledge of which might influence the decisions, जिससे डिसीजन जो होते हैं इफेक्ट होते हैं, ऐसी जानकारी आपको स्टेटमेंट्स में देनी पड़ेगी। ठीक है सर, इन्फ्लुएंस दी डिसीजंस, यहाँ पे और ऐड कर देते हैं, ऑफ दी यूजर्स ऑफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, इसी में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा एक्रूअल का। एक्रूअल इज वन ऑफ बेसिक एजम्पशन। जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा एक बेसिक एजम्पशन होता है, या फिर एक ये बोलो कि बेसिक एजम्पशन में ये एक्रूअल भी एक बेसिक एजम्पशन होता है। ओके, हेंस मेटेलिटी इन रेफर इनटू एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। कि भैया आप ये नहीं कह सकते कि हमने एक्रूअल फॉलो नहीं किया तो कौन सी बड़ी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन है, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि हमने फॉलो नहीं किया। ओके, तो मैंने क्या किया सर, मैंने देखो पॉइंट 1 प्रोविजन फॉलो कर दिया। क्वेश्चन से मैं क्या समझ पा रहा हूँ वो अब मैं आपको लिंक दूंगा, देन हम इसे कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये अभी तक मैं अब लिंक का मतलब ये नहीं कि मैं आपको लिंक दूंगा, लिंक का मतलब ये है कि अब मैं दोनों पॉइंट्स को आपस में कंपेयर करूंगा। ठीक है सर, ASR intended for items, मैं अपना माउस यहाँ रख लेता हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। अब ठीक है, आइटम्स which are intended for items which are material, whether the sum of rupees 25,000 is material or not।
ये क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ आपके लिए ताकि आप ये सही से देख पाओ। हाँ, अब आप देखो, और नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम, कि हमें हर आइटम का यहाँ पे ख्याल रखना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए ये मटेरियल नहीं था इसलिए मैंने इसे एक्रूअल में नहीं लिया, और ये मटेरियल है तो मैं इसे एक्रूअल में लूंगा। आप ऐसा नहीं कह सकते। ईच आइटम और इन एग्रीगेट वुड डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस and that would provide the basis for its accounting treatment। और इन्हीं बातों से पता चलता है कि आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ओके। और एट द एंड मेरे दोस्त, अब टाइम आ गया है कंक्लूजन लिखने का। हमने बहुत लंबी लंबी बातें कर दी, ठीक है सर, बहुत लंबी लंबी मैंने समझाया मैंने आपको यहाँ पे। कंक्लूजन, दी एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी depends on the considerations of material, या materiality लिखो, materiality determined by the auditor based on his professional judgment। सर प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है सर? सर उसने अपनी जो भी नॉलेज ली है, लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है, वो इसके हिसाब से डिसाइड करेगा कि वो मटेरियल है या नहीं है, ठीक है सर। सो दी अकाउंटिंग पॉलिसी would be proper provided it does not cross the threshold of materiality। ठीक है सर। देखो सर, बात ये नहीं है कि आपने आंसर लिखा, बात ये है कि आपने सीखा कि आंसर कैसे लिखते हैं, ठीक है सर। मैं चाहता तो इसे एक बार में खत्म कर देता। यहाँ पे प्रॉपर इसका आंसर 1 डालो सर और इसको लिखो सर, ठीक। अब इसको पढ़ो। अब आपको एग्जाम में, देखो सर, यस आई एम हियर, आपको एग्जाम में डिक्टो ही लिखना है? बिल्कुल नहीं सर, आपको अपने शब्दों में आंसर लिखना है, लेकिन आपको 4 स्टेप में डिवाइड करना है। और ये नहीं है सर, इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखना, अगर नहीं लिख पाए हो तो आप दोबारा से देखना। आप ये मत सोचो कि मुझे इतना ज़्यादा लिखना है, नहीं, आप ये देखो कि मुझे इस केस को सही तरीके से प्रेजेंट करना है। बात ये नहीं कि आप कितना लिखते हो, बात इससे है कि आप किस शब्दों के साथ, किस शब्दों के चुनावों के साथ किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात, जो आईसीआई चाहता है, जो एग्जामिनर चाहता है, चाहे आप सीएस दे रहे हो, सीएमए एग्जाम दे रहे हो, कोई सा एग्जाम दे रहे हो, वो जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, पहला पॉइंट। और उन स्टेप्स में उस तरीके से लिखना है जैसा वो चाहता है, ठीक है सर। तो ऐसा नहीं है कि आप जो चाहते हो आप लिख सकते हो, आप जो चाहते हो आप लिखो, लेकिन तरीका वही होना चाहिए जो आईसीआई चाहता है आपसे। सोचो अगर ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आता तो आप क्या करते सर? क्या करते आप इस क्वेश्चन को अगर वो एग्जाम में पूछ लेता? दिक्कत आती ना। यही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी प्रैक्टिस को बढ़ाइए, थोड़ा सा नॉलेज अपना बढ़ाइए। मैंने अभी जैसे अब हमारा जो फुल कोर्स होता है उसमें तो बच्चे को क्वेश्चन बैंक और ये सब बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो अपना करते रहते हैं। लेकिन आप देखिए कि आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से करें, चीज़ों को अच्छे से समझें,
उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपके नॉलेज जो हो इन्हेंस हो सके, अच्छे से आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सके, अच्छे से उस चीज़ को आप एब्जॉर्ब कर सकें नॉलेज को, और एग्ज़ाम में आउटपुट उस चीज़ का दे सकें। सर 2 क्वेश्चन है सर, ये मैं आपके होमवर्क में रख रहा हूँ सर, डील कर दो ना, एक बार समझा तो दो सर, अब आप कर लोगे। आइए सर एक बार रीडिंग करता हूँ, मतलब नहीं बताऊंगा, अब आप देखो कि आप क्या पकड़ पा रहे हो, एक रीडिंग में आपको पकड़ना है। राम लिमिटेड सोल्ड कर रहे हैं इस बिल्डिंग को। सर मैं एक बार क्वेश्चन अपने पास भी खोल के रख लेता हूँ ताकि कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो मैं चेक कर पाऊँ। राम लिमिटेड सोल्ड इट्स बिल्डिंग टू अनदर कंपनी फॉर 60 लाख, ओके सर, ऑन 18 जनवरी एंड गैव पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द बायर कंपनी। सर ये मेटर्निटी का एग्जांपल लग रहा है क्या, मैंने जो आपको बताया था, सोचो। हाउ ए डॉक्यूमेंटेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटी आर पेंडिंग, कि भैया लीगल फॉर्मेलिटी जो है वो अभी नहीं हुई है, ड्यू टू दिस ये यहाँ पे आप इसको ठीक करेंगे, ड्यू टू दिस राम लिमिटेड हैज रिकॉर्डेड द सेल, ड्यू टू दिस राम लिमिटेड हैज रिकॉर्डेड द सेल, उसने अपने सेल को रिकॉर्ड कर लिया है, हैज शोन द अमाउंट ऑफ रिसीव, उसने ये भी दिखाया कि पैसे मिल जाएंगे सर, और मिल चुके हैं, एज ऑन द एडवांस। पहले द बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल इज 26 लाख। डू यू एग्री विद दिस ट्रीटमेंट? इट इज, इफ नॉट, नहीं होता एक्सप्लेन करो रीजन। तो सर पहली चीज तो आप यहाँ पे बताओगे सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है, फिर आप ये बताओगे इस केस में क्या हुआ, फिर थर्ड आप करोगे सब्सटेंस ओवर फॉर्म और इस केस का क्या लिंक है, फोर्थ आप बताओगे कंक्लूजन की इन्हें क्या करना चाहिए था। ओके, नाउ सर गणेश लिमिटेड का एक क्वेश्चन है सर, मैं देख लेता हूँ। गणेश लिमिटेड का क्वेश्चन है सर, कहता है हैज अकाउंटेड फॉर इट्स लायबिलिटी टुवर्ड्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉई ऑन कैश बेसिस। वो कह रहे हैं कि भैया हम ना अपना सिस्टम जो है वो कैश बेसिस पे फॉलो करेंगे, और क्या सर, रिटायरमेंट बेनिफिट को, यानी प्रोविडेंट फंड आप कह लो या ESI कह लो, या जो भी वो पे करते हैं अपने एम्प्लॉय के लिए, वो फॉलो करेंगे कैश बेसिस पे। तो पहली चीज़ हमने ये सीखा था कि हम एक्रूअल सिस्टम फॉलो करेंगे, ना ही कैश बेसिस, तो एक्रूअल सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा। एंड हैज डिस्क्लोज द सेम इन नोट्स टू अकाउंट, उसने अपने नोट्स टू अकाउंट में भी बता रखा है, ठीक है सर। सिंस इट हैज नॉट फॉलोड द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस ऑफ एक्रूवल, द ऑडिटर वांट टू क्वालिफाई द रिपोर्ट। तो ऑडिटर जो है वो क्वालिफाई करना चाहता है रिपोर्ट को। कंपनी फील दैट क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट नेसेसरी, इसकी जरूरत नहीं है। सिंस AS1 सिंपली रिक्वायर अ डिस्क्लोजर इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, हैज नॉट बीन फॉलोड, और वो हमने फॉलो नहीं किया और उसके लिए नोट्स भी दे दिया। अब सर देखो इस केस को रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब इस केस को, क्वेश्चन सर एक्रूअल पे है, तो सबसे पहले AS1 एक्रूअल का मीनिंग क्या बताता है मैं वो लिखूंगा, दूसरा इस केस में क्या क्या हो रहा है मैं वो लिखूंगा, थर्ड में मैं लिंक करूंगा एक्रूअल को और इसके पॉइंट्स को, फोर्थ में मैं कंक्लूजन क्या दूंगा। मेरा कंक्लूजन ये होगा कि सर आप बिल्कुल सही कहते हैं, आप जो कह रहे हैं कंपनी को, सर आप बिल्कुल सही कहते हैं कि आप एक्रूअल फॉलो नहीं करोगे तो चलेगा, और आप उसके नोट्स टू अकाउंट दोगे तो भी चलेगा, ठीक। लेकिन एज एन ऑडिटर, जो भाई साहब वहां पे ऑडिट करने गए हैं, वो अपने नोट्स टू अकाउंट में जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, क्योंकि वो ये फील करेंगे अपने प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे कि यहाँ क्या ठीक था और क्या नहीं था। जैसा हमने पढ़ा था नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट, ट्रू एंड फेयर व्यू, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए वो चेक करेंगे कि हाँ ये सच में इन्होंने जो किया वो ठीक था या नहीं था। तो वो इन एडिशन जो ऑडिटर भाई साहब है जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, आप उन्हें मना नहीं कर सकते, वो उनका पर्सनल ओपिनियन आपकी बैलेंस शीट और PL को समझते हुए होगा। ठीक है सर, अलविदा चाहूँगा और यही कहूँगा सर, इस प्रोविज़न को अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, और थर्ड थिंग इस नोट्स को टेलीग्राम से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा लेना, या फिर PDF में स्क्रॉल करके लेना, 6 पेज है सर। जितना अच्छा सीखेंगे उतना अच्छा मार्क्स आएगा आपको। ओके, विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा थैंक यू जरूर कहना। ओके, थैंक यू।